हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर के डिस्कशन को। काफी अच्छे आर्टिकल्स हैं जो आज हमें डिस्कस करने। उससे पहले अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन इनरोल इन आवर टाइटन बैच, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026 देन यू कैन इनरोल इन आवर प्रहार बैच। दोनों की कॉस्ट आपके सामने है। इसमें हम आपके घर पे बुक्स भेजने वाले हैं, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ मिलने वाला है। आप इनकी डिटेल डेमो क्लासेस, डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन से हमारी वेबसाइट या ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं, या हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्लैट 2025 के मॉक चाहते हैं तो 2999 रुपीज में 50 मॉक्स मिलेंगे आपको। हर हफ्ते एक मॉक की पीडीएफ मिलेगी, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और अगर आप घर पे फिजिकल डिलीवरी चाहते हैं मॉक्स की, तो हमारा 10 मॉक्स का पैकेज है जिसमें आपके घर पे हम OMR शीट्स के साथ 10 मॉक्स भेजेंगे। तो आप इन दोनों में से जो भी मॉक आपको अच्छा लगे आप इनरोल कर सकते हैं। इफ यू नीड आवर बुक्स फॉर क्लैट देन दिस इज योर कोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। देखो, सबसे पहले आज की जो पहली न्यूज है ना, वो एक दुखद न्यूज है। एक स्टूडेंट जो है वो कोचिंग में क्लास करते करते हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ये मध्य प्रदेश के इंदौर की ये न्यूज है। दिस इज द स्टूडेंट जो अपनी क्लास कर रहे थे, और ये वीडियो भी है, बट वीडियो मतलब बहुत वैसी है, सेंसिटिव, इसलिए आई एम नॉट प्लेइंग इट। द पॉइंट इज कि क्लास में अपना कुछ नोट्स बना रहे थे और उसी में इनको हार्ट अटैक आया और मृत्यु हो गई। तो यही है कि स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन यही रहेगा कि यार इतना लोड मत लो, इतनी टेंशन मत लो। और हर किसी के लिए बातें, हम लोग लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस लेके चलते हैं कि कल क्या होगा, ये करना है, वो सपने हैं, सब पूरा करना है, बट यू नेवर नो क्या होगा। तो अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, तो वो वाली चीज है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस मोर टाइम टू बिल्किस केस कन्विक्ट। तो देखो, बिल्किस बानो वाला पूरा मामला चल रहा है, आपको पता है। इनके कन्विक्ट को जो रिहाई दी गई थी गुजरात सरकार के द्वारा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकलिटीज में जाके खारिज कर दिया। और खारिज करने के बाद अब यहाँ पे इनको 2 हफ्ते का समय मिला था कि 2 हफ्ते के अंदर आप सरेंडर करिए वापस से जेल अथॉरिटीज को। लेकिन अभी जो है ये जो कन्विक्ट्स थे, इन्होंने फिर से अपील फाइल करके और समय मांग रहे थे कि भाई थोड़ा समय और दे दीजिए, फिर हम सरेंडर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर कट शब्दों में मना कर दिया है कि कोई और समय नहीं मिलेगा। हमने उस समय ही करते समय आपको 2 हफ्ते का समय इसीलिए दिया था कि आप अपने जो भी काम वाम है वो निपटा लें। तो ये वाली ये न्यूज थी। इसके बाद जजेस हु डिलीवर्ड राम जन्मभूमि वर्डिक्ट्स गेट इनविटेशन। तो इसमें हमारे काम की जो चीज है ना, वो ये है कि यार किन जजेस जो थे वो कौन कौन से थे जिन्होंने राम जन्मभूमि का वर्डिक्ट दिया था। तो 5 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसमें एक हमारे अभी जो करंट CGI हैं DY चंद्रचूड़ साहब, ये थे। दूसरे आपके SA बोबड़े जी थे, ठीक है। देन फॉर्मर जज अशोक भूषण साहब थे, एंड एक यहां पे नाम है अब्दुल नजीर साहब, ठीक। और यहां पे नंबर 1 उस समय के जो चीफ जस्टिस थे गगोई साहब। तो ये 5 जजेस की बेंच जो है, इन्होंने आपका राम जन्मभूमि वर्डिक्ट दिया था। और इन 5 को अभी इनविटेशन आया है राम जन्मभूमि का जो स्थापना होने वाली है, जो टेंपल का इनॉग्रेशन होने वाला है उसका, ठीक। इसमें दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये जो 5 जजेस की बेंच थी इनका नाम इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान एंड ईरान अग्रीज टू डीस्केलेट आफ्टर एयर स्ट्राइक्स। देखो, इस न्यूज पे मैं आऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको डिटेल में बता देता हूं कि पाकिस्तान ईरान का जो ये पूरा हमला हुआ था, ये क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, कहां पे हुआ था। हमने इसको शॉर्ट में डिस्कस किया हुआ, लेकिन आज मैं मैप के थ्रू आपको बताता हूं। और मेरा आप लोगों को हमेशा से एक रिक्वेस्ट ही रहती है, एज ए टीचर मैं आपको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि यार थोड़ा ना, जब भी किसी कंट्री या फिर किसी स्टेट के बारे में जानो तो जरूर मैप पे उसको निहार लो। अभी मैं आप लोगों से आज की डेट में कहूं ना कि चलो मुझे ये बताओ गोवा के नीचे कौन सा स्टेट है, गोवा के ऊपर कौन सा स्टेट है, आप लोग नहीं बता पाओगे। 60-70% बच्चे नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें मैप का लोकेशन नहीं पता होता है। तो थोड़ा किया करो, सोचा करो कि अगर मेरे को NLSIU बैंगलोर जाना है तो बैंगलोर इंडिया के कौन से पोर्शन में होगा, फिर ये भी सोचो ना वहां से पास घूमने वाली कौन सी जगह होगी। तो इस तरीके से मैप को रीड करना सीखो। तो चलिए अपन पहले ये मामला देखते हैं क्या हुआ है। देखो, ये ईरान है, ठीक। दिस इज अफगानिस्तान एंड दिस इज पाकिस्तान। यहां पे आप ये देख रहे हो कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ईरान एंड पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक। ईरान ने
ये जो कोही आसब्ज करके जगह है, इस पे अटैक किया था पहले, और फिर इसी के रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी इनके ऊपर अटैक किया था। ईरान ने अटैक क्यों किया था? देखो, जैशल अधा करके जो है एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बलूच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देखो, ईरान क्या है, शिया मुस्लिम्स का कंट्री है। सऊदी एंड बाकी जो पाकिस्तान है, ये सब मोस्टली सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। क्यों? हाउथीज रेबल्स को ईरान सपोर्ट करता है। हाउथी रेबल्स आर ऑल्सो शिया मुस्लिम्स, तो शिया एंड सुन्नी के बीच में थोड़ा थोड़ा टसल चलता रहता है। तो यहां पे ईरान जो है ना, उनको बलूच मिलिटेंट से प्रॉब्लम थी, जो कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे कहीं थे, और उन्हीं के कुछ ठिकानों पे पहाड़ों के ऊपर ईरान ने हमला किया है, जिसके चलते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन मार्ग बर समाचार चलाया, और इसके बाद पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। किसने रिटेलिएट किया? पाकिस्तान ने भी। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ ठीक है, यही नाम था। उसके बाद पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया, और पाकिस्तान ने कहां रिटेलिएट किया? पाकिस्तान ने भी ये जो सिस्तान है, बलूचिस्तान वाला एरिया है ना ईरान का, ये वहां पे अटैक किया। अब आप बोलोगे कि सर आप कह रहे हो कि पाकिस्तान में भी बलूच था, अब आप कह रहे हो ईरान में भी बलूच था, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, इसको समझते हैं। ये ना आपका बलूचिस्तान है, पाकिस्तान वाला पोर्शन, ये क्वेटा हो गया। तो यहां पे ना बलूच लोग रहते हैं, जो कि माइनॉरिटी में है पाकिस्तान के अंदर। आई थिंक 70 लाख के आसपास इनकी जनसंख्या है। और ईरान के भी ना इस वाले एरिया में बलूच लोग रहते हैं, और ये भी काफी ज्यादा रिबेलियस हैं, और ये भी काफी ज्यादा रिबेलियस हैं। क्यों रिबेलियस हैं? दोनों बलूच लोग चाहते हैं कि भाई, लोग से मेरा मतलब है जो बलूच लोग यहाँ पे हैं, दे वांट कि उनका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, ना वो पाकिस्तान में रहे ना वो ईरान में रहे। तो ईरान वाले अपना आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान वाले अपना आजादी चाहते हैं, और दोनों चाहते हैं मिलकर एक कंट्री बन जाए। इसीलिए इनके जो रिबेलियंस हैं, उन्होंने मिलिटेंट ग्रुप्स कर रखे हैं, और वो अपनी अपनी सरकारों को तंग करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने जब ईरान पर अटैक किया ना, तो उन्होंने ईरान पर अटैक नहीं किया, उन्होंने बोला कि हमने जो आपके यहाँ के जो बलूच मिलिटेंट्स है ना, हमने इन पर अटैक किया। और ईरान ने भी पाकिस्तान के बलूच मिलिटेंट्स पर अटैक किया। ये अलग इतना न्यूज में क्यों आ गया? जो कि इससे पहले भी इन्होंने इस तरीके की चीजें करी हुई है, लेकिन एक दूसरे की कंट्री की गवर्नमेंट को बता के करी है। इस बार ये बिना बताए हुई थी। वर्ल्ड में ये चल रहा था कि भाई अब वॉर ना हो जाए, लेकिन चलो फाइनली यहां पे एक चीज देखने को मिली है, जो आज की न्यूज है, पाकिस्तान एंड ईरान अग्रीज टू डीएस्केलेट आफ्टर एयर स्ट्राइक्स। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे देखो, ईरान ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया था। एक ही दिन पहले उन्होंने इराक एंड सीरिया पे भी अटैक किया था, जो कि आपको पता है ईरान को वहां भी दिक्कत है, वही शिया सुन्नी वाला भी है, प्लस इजराइल बैक होता है, तो बहुत सारी चीजें, जियोपॉलिटिक्स है। पॉइंट यहां पे ये है कि अब ऐसा कर क्यों रहा है ईरान? तो देखो, 2-3 कारण। एक तो ईरान अपनी डोमिनेंस भी दिखाना चाह रहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, कि भाई हम भी हैं, हमको भी देखो, हम भी पावरफुल हैं, तो वो वाली चीज रहती है। दूसरा कि ईरान को वैसे भी पुरानी आदत है ये सब करने की, समय समय पे इधर उधर कंट्रीज से पंगे लेने की, और वैसे भी अभी उनके साथ कोई खड़ा तो है नहीं, ईरान न्यूक्लियर डील से भी ईरान को बाहर कर रखा है। तो ईरान अब चाहता है कि वर्ल्ड थोड़ा सा उसकी तरफ देखे, और डर के वजह से देखे, जैसे कि फिर वर्ल्ड उनके साथ भी थोड़ा बाकी चीजों में भी आए, जैसे कि ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव कर ले एंड एक्सेट्रा। इसके बाद देखो, G7 डिस्कसिंग कन्फिस्केटिंग रशियन एसेट्स वर्थ $300 मिलियन। तो G7 कंट्रीज की ये न्यूज है। प्लस अभी एक और न्यूज आई थी कुछ दिन पहले कि G7 समिट जो जून 2024 में होने वाली है, वो कहां होगी? इटली में होगी। मोदी जी फिर मिलने वाले हैं। किन से मिलने वाले हैं? यहाँ की हेड का नाम बताओ, है ना, बड़ा मीम चल रहा था। चलो, तो G7 कंट्रीज के बारे में जानते हैं। लास्ट G7 समिट जो है वो हिरोशिमा जापान में हुई थी 2023 के अंदर, काफी न्यूज में थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए थे, कुछ स्टेटमेंट्स देके आए थे, जिसकी वजह से काफी न्यूज में आ गया था। तो चलो G7 कंट्रीज के बारे में समझते हैं। तो G7 कंट्रीज है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएस, यूके, जापान। G8 में रशिया भी था, लेकिन रशिया को बाहर, पहले ये G7 नहीं होता था, G8 ही होता था। तो G8 में क्या हुआ? रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था। ठीक है, मतलब जबरदस्ती 2015 में अपने अंदर मिला लिया था, वो एक अलग कहानी है कैसे मिलाया था। उसके वजह से रशिया को G8 कंट्रीज में से निकाल दिया एंड G8 बिकम G7। अब G20 कंट्रीज में आपकी बाकी कंट्रीज और आ जाते हैं। अब आप कहोगे सर हमें नाम याद होने चाहिए क्या? तो G20 के नहीं भी याद रहे, पर G7 के याद रखना, G8-1 ध्यान रखना, और G20 के नाम थोड़े से देख लो, आपके जो पड़ोसी वड़ोसी हैं उनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो ये वाली बात थी। व्हाट इज G7 समिट? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि इंडस्ट्रियल नेशन या फिर आप कह सकते हो वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये जो G7 कंट्रीज हैं। कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। जापान जो है लास्ट ईयर होस्ट था और इनकी जो प्रेसिडेंसी है वो ऐसे ऐसे रोटेट होती है नाम वाइज, ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो G7 summits revolves among the 7 members as is customary in recent years. Leaders from some non-G7 countries also attend the G7 meeting. इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने G7 समिट अटेंड करी थी और अपने भी कुछ उन्होंने स्पीच दी थी। फर्स्ट समिट जो है 1975 में होस्ट करी गई थी फ्रांस के द्वारा G7 की, और उस समय ये 6 मीटिंग ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज के होते थे। बाद में इसमें आपने देखा कि रशिया को भी ऐड किया गया था, ठीक है। कनाडा बिकम द 7th मेंबर एंड रशिया जो है वो 8th बना था 1998 में। पहले G6 कंट्रीज थी जिसमें कनाडा नहीं था, बाद में G7 बना, कनाडा ऐड करके देन रशिया गॉट आल्सो एडेड, जो फिर ये G8 बन गया, ठीक है। द लीडर्स डिस्कस अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एंड जेंडर। ये अब आपके इस साल के लिए कंटेक्स्ट में नहीं है कि क्या डिस्कस कर रहे हैं, बट हाँ ये ध्यान रखो कि क्या क्या डिस्कस करते हैं। देखो जब G8 बना था ना तो ये सिर्फ इकोनॉमी वाले एंगल पे बात करता था, फाइनेंशियल वाले एंगल पे बात करता था, बट अब सब हो चुका है। G8 में जितनी दुनिया भर की बकवास है सारी बातें कर ली जाती हैं, ठीक है। G7 समिट के लास्ट ईयर के क्या आउटकम्स थे? तो देखो सबसे पहली चीज तो ये हिरोशिमा में हुआ था। हिरोशिमा इज द प्लेस जहां पे हिरोशिमा नागासाकी वाला अटैक हुआ था, तो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की बात हुई थी। फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार था यूक्रेन का सपोर्ट। G7 कंट्रीज में जापान में आए थे जेलेंस्की, अलग अलग सब लीडर से भी मिले थे, मोदी जी से भी मिले थे, तो सब लोग ये कह रहे थे यूक्रेन में इसका सपोर्ट करो यूक्रेन का। वेस्टर्न कंट्रीज तो वैसे ही चाहती यूक्रेन का सपोर्ट करना, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था जिसपे इंडिया ने डिप्लोमेटिकली ही खेला था। अब देखो हम इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हिरोशिमा के बारे में भी देख लेते हैं। 79th ईयर हो जाएगा 2024 के अंदर 6 अगस्त को, जब हिरोशिमा में बॉम्बिंग हुई थी। 79th ईयर उसका मार्क कर दिया जाएगा इस साल 6 अगस्त को, जब हिरोशिमा में ये अटैक हुआ था। 6 अगस्त 1945 को यूएस के बॉम्ब ड्रॉप हुए थे, यूरेनियम फिज्म बॉम्ब थे जिसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय ऑन हिरोशिमा सिटी ऑफ जापान। वन ऑफ द वर्ल्ड का बहुत बड़ा, आज भी इसको एज ए ब्लैक डे की तरह देखा जाता है। बहुत लोगों की जान गई थी और इवन आज तक इंपैक्ट है हिरोशिमा में इस चीज का। इसी के बाद यूएस ने सिर्फ यही नहीं रुका था, 3 दिन बाद फैटमैन करके एक और बॉम्ब जो है, एटॉमिक बॉम्ब जो है, वो नागासाकी में लॉन्च किया था और वहां पे भी काफी सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। ऑफिशियल आंकड़े जो कहते हैं कि 80,000 के आसपास जो है हिरोशिमा में एंड 40,000 के आसपास नागासाकी में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, बट दीज आर ऑफिशियल डेटा। ऑफिशियल डेटा हमेशा एक्चुअल डेटा से कम होता है। अगर आप जलियांवाला बाग मैसेकर का ऑफिशियल डेटा देखोगे तो बहुत ही कम है। ब्रिटिशर्स की सरकार थी, उन्होंने ज्यादा चीजें सामने ही नहीं आने दी थी, बट एक्चुअल में उसका 3x या 4x लोग बताते हैं जिन लोगों की जलियांवाला बाग मैसेकर में मृत्यु हुई थी इंडिया के अंदर। द बॉम्बिंग मार्ड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II विद जापान सरेंडरिंग टू एलाइज ऑन 14 अगस्त 1945। ऑल्दो देखो जापान ने उसमें उत्पाद बहुत मचा रखा था, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल जनता को जो ये उसका मतलब फल चुकाना पड़ा ना, वो गलत है। नॉर्मल जनता थोड़ा करती है, वो तो आर्मी करती है। द एलाइज वर वन ऑफ द 2 मेजर एलाइज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, और अदर एलाइज थे जर्मनी, इटली एंड जापान। ये लोग आपस में कर रहे थे। द सर्वाइवर ऑफ द अटैक्स आर नोन एज हिबाकुशा। कहीं पूछ लें तो ध्यान रखना, जिसमें से बहुत सारे लोगों को फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली आज तक ट्रॉमा सहना पड़ रहा है उनके वंश में। बहुत बार ऐसा, मतलब मैंने कहीं मतलब ऑफिशियली नहीं देखा है, बट पढ़ा है बहुत जगहों पे कि आज भी वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं, जो नए बच्चे पैदा होते हैं, वो कुछ ना कुछ डिफेक्ट के साथ पैदा हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अटैक। आज तक वो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। तो ये देखिए हिरोशिमा, ये है जगह जापान की, नागासाकी ये जगह है, और यहाँ पे ये जो है ये अटैक किया गया था यूएस के द्वारा। इसके बाद एक न्यूज है, एंड्रयू टेट विंस लीगल चैलेंज ओवर सीज्ड एसेट। देखो रोमानिया की कोर्ट ने पहले तो इनको जेल भेजा था, फिर इनको बेल मिल गई थी। अब यहाँ पे ये वाला केस भी एंड्रयू टेट जीत चुके हैं। कौन है एंड्रयू टेट? हम इसके बारे में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि क्लैट का आजकल
एनाल्यूज का आजकल ना एक फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है एंटरटेनमेंट सेक्शन वाला भी, और एंड्रयू टेट बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत एंटरटेनमेंट करते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, नेशनैलिटी है अमेरिकन ब्रिटिश। ठीक, एज वेज आपके काम का है नहीं, सिबलिंग्स काम का है नहीं। ठीक है कौन यार ये, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ना इन्फ्लुएंसर टाइप के पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा मिसोजिनिस्ट टाइप की बातें करते हैं और बहुत सारे लोगों के फेवरेट भी हैं। मतलब आप इनको अगर आज के हमारे देश के यूथ को देखोगे ना तो मतलब बहुत आग बंद करके इनको फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड्रयू टेट सेकंड इज एन अमेरिकन ब्रिटिश सोशल मीडिया पर्सनालिटी, बिजनेसमैन एंड फॉर्मर प्रोफेशनल किक बॉक्सर। तो अगर कहीं आपसे कल को पूछ लें कि एंड्रयू टेट इसमें से क्या थे पहले, तो प्रोफेशनल किक बॉक्सर थे, दैट्स इट। और बाकी इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ पूछेंगे नहीं। अभी रोमानिया कोर्ट में ये जेल गए थे, तो अगर वो पूछें तो वो ध्यान रखना। ठीक है, उन्हीं कोर्ट ने अभी इनकी प्रॉपर्टी सीज करने को मना कर दिया है। तो ये एक अनदर न्यूज़ अभी आपके सामने आई है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा सेशन होता है खत्म, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट में एक आर्टिकल देखा एंड्रयू टेट के बारे में, हमने हिरोशिमा नागासाकी वाला पूरा इंसिडेंट देखा, हमने साथ ही साथ G7 कंट्रीज के बारे में पूरा देखा। अगली G7 समिट कहाँ होने वाली है, जून 2024 में इटली के अंदर, वो हमने देखा। इराक, ये क्या न्यूज़ थी, रशिया को तंग करने की बात चल रही थी, तो वही है। G7 कंट्रीज क्या है यार, ये वही वेस्टर्न कंट्रीज है जो यूक्रेन को खूब सारा हथियार सप्लाई कर रहा है आज की डेट में रशिया से लड़ने के लिए, तो वो तो सपोर्ट करेंगे। देन हमने ये ईरान वाला पूरा मसला देखा कि कैसे लड़ाई हुई, क्यों लड़ाई हुई, क्या है मामला, किस जगह पे लड़ाई हुई, सारी चीज़ें। देन राम जन्मभूमि की जो बेंच थी, इनके नाम देखे। फिर हमने यहाँ पे देखा सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस मोर टाइम टू बिल्कुस केस कन्विट, मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और यहाँ पे एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, वो हमने देखा। इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज को डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा के जाया करो, बहुत मेहनत लगती है सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना, वीडियो बनाना, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, तो इतना तो कर ही सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस डेली नहीं देखते हो ना, तो फिर आपके लिए है ही नहीं, मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। और करते हो तो डेली करो। डेली का मतलब अब ये भी नहीं होता कि किसी दिन बाहर जा रहे हो, समय नहीं है तो ना करो, उस दिन भी करने लग जाओ। आप ये भी कर सकते हो कि अगर 1-2 दिन का मिस हो गया है तो उसको अगले 1-2 दिन में देख लो, पर रेगुलर देखना तभी फायदेमंद है, क्योंकि बहुत बार हम ऐसे टॉपिक स्किप कर देते हैं न्यूज़पेपर के जो हमने 2-4 दिन पहले ही किए होते हैं। मेरा यही कि अगर 30 दिन के अंदर किया हुआ है तो मैं टॉपिक रिपीट नहीं करता हूँ, 30 दिन के पहले किया हुआ है तो रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो फॉलो करो, बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप प्रेम एक लड़का है हमारे यहाँ से एनालिस्ट निकला है इस बार, उसने बातें फॉलो करी हैं, उसका इंटरव्यू भी पढ़ा है, आप देख सकते हैं, निकला है। तो कहने का मतलब है, फिर आप लोग कहते हो सर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इवन मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जो भी जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, अपने जो मेंटोर्स हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हो उन पर विश्वास करो। वो लोग ऐसे नहीं वहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर आप बाद में जब फिर नहीं होता है तब कहते हो 10 बातें, लेकिन आप ये भी समझो कि उस मेंटोर की बात आपने कितनी फॉलो करी थी। जो बच्चे करते हैं निकलते हैं यार, हमारे यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, हर जगह से निकलते हैं। तो बात है आपको थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप करके मेहनत करनी होगी एंड कंसिस्टेंट रहना होगा। ठीक है, तो दिस इज इट। जय हिंद, जय भारत।